अरे माँ, आप तो जानती ही हो, कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है कि 2 महीने बाद आऊंगी। इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। रेखा ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वह तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर रेखा की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो रेखा मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे रेखा, क्या हुआ? उदास क्यों हो? सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन क्या जो पिछले बार हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबू को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज राहुल का फोन आया था। सावित्री जी ने कहा, अखिलेश जी के तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतने दिनों बाद चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था? वह बहू माँ बनने वाली है, इसीलिए अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटी से बात करके तो सावित्री जी की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सावित्री पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। 1 वर्ष पहले सावित्री जी अखिलेश जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू रेखा जान चुकी थी उनकी सास बिल्कुल सीधी सादी है। उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। देखकर अखिलेश जी को अच्छा नहीं लगा तो बहू से बोले, बहू, सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी कर दिया करो। इतना कहने की देरी थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सावित्री जी और अखिलेश जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और राहुल अपनी पत्नी के सामने बोल ही ना सका। सावित्री जी और अखिलेश जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सावित्री जी पहले की यादों में गुम हो गई थी। इतने में अखिलेश जी बोले, अरे सावित्री, किन बातों पर गुम हो गई तुम? अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। अखिलेश जी ने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, तुम तो जानती हो राहुल की शादी को 6 साल हो गए हैं। कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई है। जी ठीक है, मैं जरा ज्योति को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश जी और सावित्री जी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिए हुए थे ताकि उनका अच्छे से गुजर बसर हो सके। जहाँ ज्योति और विशाल अपने बेटे गोलू के साथ रहते थे, दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सावित्री और ज्योति का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। ज्योति के बेटे गोलू को उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी। सावित्री जी, अरे ज्योति, आवाज लगाई। जी आंटी जी। ज्योति रसोई घर से बाहर आई। ज्योति, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी दादी बनने वाली हूँ। आंटी जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सावित्री की खुशी में शामिल होते हुए ज्योति बोली, हाँ ज्योति, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो बहुत सारी तैयारी पड़ी है, तुम अपनी टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। तो इतने में विशाल की आवाज आई, ज्योति, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ आंटी की मदद कराओ। सावित्री जी की पैकिंग करने में मदद की और सावित्री जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए बेसन के लड्डू भी बनवा दिए, क्योंकि ज्योति बहुत ज्यादा खुश थी उनको देखकर। जाने से पहले रास्ते के लिए टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर राहुल उन्हें स्टेशन कार में बिठाकर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर सावित्री जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भूल गए, सारे गुस्से को एक तरफा कर दिया। बहू बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिए। सावित्री जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के ना रहने में बिखरा हुआ था,
सावित्री जी ने आते ही बड़ी खुशी के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। 9 महीनों में अपनी बहू का अच्छा और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिस्री सी ही घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उसने अपने सारे काम उनसे करवा लेती थी। नियमित समय पर सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के पैर जमीन पर तो पड़ ही नहीं रहे थे। अजी, यह तो बिल्कुल मुझ पर गई है। सावित्री जी पोती को देखते हुए बोली। जी नहीं, मेरी पोती की आंख, नाक, नक्शा तो देखकर मेरे जैसे हैं। अरे, इसने तो मुझे गीला कर दिया। अखिलेश जी बच्ची को सावित्री जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस देते हैं। बच्चा होने के बाद सावित्री जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सावित्री जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो या सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। घर के सारे काम निपटा लेती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद सावित्री जी सारा काम बड़ी खुशी के साथ कर रही थी। अखिलेश जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 2-3 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सावित्री जी और अखिलेश जी का समय कैसे बीता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्चों को भी अपनी दादा दादी की हाथों की पहचान हो गई। यह बात रेखा को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद रेखा की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सावित्री जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी, दिन भर काम करके आप थक जाती हैं। एक दिन जब सावित्री जी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, रेखा को तो जैसे बहाना मिल गया था अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का, उन्हें सुनाने का। रेखा और राहुल ने बच्ची की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सावित्री जी का मोह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसीलिए ममता से बस कभी कभी बच्चे को उठा लेती थी और उसे प्यार कर लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे तो बच्चे को आया को दे कर गए। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। सावित्री जी से बच्ची का रोना देखा नहीं गया। वह आया के हाथ से बच्चे को ले ली और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चा चुप हो गया और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। उल्टा पुल्टा बोलकर उनको चढ़ा बढ़ा दिया। मैडम, जब मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपकी सास और ससुर तो बच्चों को छूने भी नहीं देते, मुझे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। तो पति पत्नी सावित्री जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सावित्री जी और अखिलेश जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। बहू पराये घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती और सावित्री जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया को खाना भी सावित्री जी को बनाना पड़ता था और अखिलेश जी अपनी पत्नी की हालत देखकर मन ही मन कूटते रहते और दुखी रहते। एक दिन बहू रेखा ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियाँ घर आई तो पूरा आदर सम्मान किया। सावित्री जी ने अपने हाथों के बने स्नैक्स बनाकर उन्हें खिलाए, उनकी खूब स्वागत की। रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी, लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियाँ उसे कह रही थी, ज्योति, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, कितना लजीज खाना बनाती है, कितना पगार लेती है, वैसे हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सावित्री जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहू की सहेलियाँ कुछ सकपका सी गई तो सावित्री जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं,
कि मैं कोई नौकरानी नहीं, आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां हैरानी से रेखा की तरफ देखने लगे। सावित्री जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस होगा, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी बना देना कहाँ का स्टेटस है। बहू उस समय तो चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा अभी भी उनकी बात नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? राहुल बोला, अखिलेश जी जो आज तक अपने बच्चों के मुंह से अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को नौकरानी बोल रही है और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए अखिलेश जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे, सोच कर कि कहीं बच्ची का मोह उन्हें रोक ना ले। उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतनी महीनों सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। अखिलेश जी और सावित्री जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही बात दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र की इस पड़ाव में बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कैसे गुजारा करेंगे? महीनों के किराए के अलावा और कोई कमाई का साधन भी तो नहीं था दोनों के पास। सारी जमा पूंजी उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। अखिलेश जी को दिल ही दिल में यह बातें परेशान कर रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, ज्योति और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? ज्योति ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने गोद में ले लिया। उधर ज्योति के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी, अंकल आंटी तो 6 महीने का बोल कर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। दोनों की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सावित्री जी को अपना घर देखकर संतोष हुआ, लेकिन अखिलेश जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। पहले सावित्री जी उन्हें संभालती वे निढाल गिर चुके थे। सावित्री जी की आवाज सुनकर ज्योति और विशाल आ गए, लेकिन तब तक अखिलेश जी की मृत्यु हो चुकी थी। सावित्री जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ज्योति और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की रीत निभाकर चले गए। अपनी माँ का हालचाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई गई दोनों से, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावित्री जी की हालत भी अब कुछ समान होने लगी। एक दिन ज्योति और विशाल का बेटा कोलू कुछ बीमार पड़ गया। उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सावित्री जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो ज्योति के ना रहते हुए सावित्री जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उस समय सावित्री जी को अचानक पता चला कि उनकी किराएदार विशाल और ज्योति ने अपना मकान खरीद लिया और वह वहीं पर अब दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। दरअसल उन्होंने मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सावित्री जी भावुक हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए ज्योति के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखा करो कि तुम लोगों को जाने ही ना दो। सावित्री जी ने ज्योति को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारियां करवा कर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया। लेकिन अब सावित्री जी बिल्कुल अकेले हो गई और साथ ही किराए से आने वाले पैसे भी आने बंद हो गए। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में, ये कहते हुए उनके गालों पर आंसू आ गए।
आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। दिखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। सावित्री जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी जी, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। सुनकर सावित्री जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोली, जी यह कैसे संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। ज्योति और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर है। ज्योति का फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने की उनकी मदद मांगी। 2 ही दिन में ज्योति की मदद से सावित्री जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़की भी रख ली। सारा दिन भागदौड़ का काम संभालती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सावित्री जी से इतना लगाव हो गया था कि उनके घर किराए पर भी रहने लगे। अब सावित्री जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सावित्री जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरफ फैल गई और सावित्री जी के खाना बनाने जाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत राहुल को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी, बाप रे बाप। तुम्हारी नौकरी से तो हमारा घर का गुजारा ही बड़ा मुश्किल से चलता है। माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम उनके पास चले जाएं। वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। दोनों ने माँ के पास जाने की योजना बनाई बेटी के साथ। सावित्री जी के घर पहुंचकर आंखें फटी की फटी रह गई और वहां तो जैसे मेला सा लग गया हुआ था। चारों तरफ चैनल पर सावित्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर पे पराई समझकर रह रहे थे। सावित्री जी ने बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बेटा बहू दोनों सावित्री जी के पास आकर उनके चरणों में गिर गए। दोनों को आशीर्वाद दिया। इतने दिनों बाद पोती को देखकर उसे प्यार किया, फिर अपने काम में लग गई। राहुल जी पीछे से बोला, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, हम आपके पास ही रहेंगे। सावित्री जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं छत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन इस घर पर हमारा हक है। बहू ने कहा, हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और बाबूजी तुम्हारे घर से जलील होकर आए थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी कुछ तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सावित्री जी अपने काम में चली गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपके दिल को छू गई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे।